नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं 3 बजे 3 खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज की पहली बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां वकीलों के 240 अवैध चैंबर्स पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर चला। इस दौरान पुलिस को वकीलों के बीच झड़प हुई। दूसरी बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लेकर टीएमसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। और तीसरी बड़ी खबर ईरान अमेरिका वॉर से जुड़ी हुई है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि यूएई उसके साथ युद्ध में कहीं ना कहीं कूदे और ईरान के लावन द्वीप पर कब्जा करे। तो इन 3 खबरों पर विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि लखनऊ में जो बुलडोजर एक्शन हुआ उसके बाद किस तरीके से सियासी हलकों में भी भूचाल मचा हुआ है। इसके साथ बंगाल में जो योगी मॉडल लागू करने की कोशिश हो रही है, उसमें चुनौतियां क्या खड़ी हो रही है और टीएमसी का एंगल किस तरीके से सामने आ रहा है, बीजेपी के सामने क्या चुनौतियां नजर आ रही हैं। इसके साथ अगर हम देखें तो ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध अभी थमा नहीं है। दूसरे चरण की वार्ता भी नहीं हो पाई है। वहीं यूएई को उकसा रहे हैं ट्रंप, एयर स्पेस पहले ही ले चुके हैं और अब कहीं ना कहीं उकसावे की कार्रवाई करके ईरान पर हमला करवाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप उकसा रहे हैं यूएई को। तो चलिए पहले बात कर लेते उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की। वकीलों के अवैध चैंबर्स पर बुलडोजर गर्जा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर एक्शन हुआ है। प्रशासन ने वकीलों के 240 अवैध चैंबर ढहा दिए हैं। वकीलों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया है। पुलिस ने लाठी चार्ज कर वकीलों को खदेड़ दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हाईकोर्ट के आदेश के बाद बुलडोजर गर्जा। नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से कैसरबाग में कचहरी के पास वकीलों के तकरीबन 240 अवैध चैंबर्स को तोड़ दिया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हंगामा किया। जिसके बाद मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया। बताते चले कि हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य भवन और कचहरी के आसपास बने वकीलों के 240 अवैध चैंबर तोड़ने का आदेश दिया। इसके बाद नगर निगम ने नोटिस चस्पा किए। वकीलों को खुद अवैध चैंबर हटाने के लिए वक्त भी दिया गया। वक्त पूरा होने के बाद जब अवैध चैंबर नहीं हटाए गए तो वकीलों के अवैध चैंबर्स को बुलडोजर से ढहा दिया गया। वकीलों के हंगामे की आशंका को देखते हुए पीएससी पहले ही तैनात कर दी गई थी। और यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरी कार्रवाई में, प्रशासनिक कार्रवाई में कहीं ना कहीं वकील जो है उनका भी हस्तक्षेप नजर आया है, उनकी नाराजगी नजर आई है। और ऐसे में यहाँ पर अगर हम देखें सख्ती जो है वो भी देखने को मिली है। लाठी चार्ज जो है वो पुलिस को करना पड़ा है। वकीलों के साथ झड़प हुई है। कैसरबाग जिला और सिविल कोर्ट परिसर के पास बुलडोजर एक्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा आदेश दिया था। इस आदेश के बाद प्रशासन ने एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। कोर्ट के पास अवैध रूप से वकीलों ने 240 चैंबर बनाए थे। वकीलों ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान वकीलों ने जमकर बवाल काटा। वकीलों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठी चार्ज किया। और तस्वीरें सामने आई हैं उस संघर्ष की जो पुलिस और वकीलों के बीच हुआ है। अब ये समझने की बात है कि ये वकील जो है, जिन्हें हम कानून का रखवाला कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अदालत के आदेश की अवहेलना करें, क्योंकि अदालत के आदेश के बाद ही ये जो कार्रवाई है वो की गई है। और इसी पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो से अनुज कुमार जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अनुज, क्या इन्फॉर्मेशन है इस पूरे मामले को लेकर? झड़प भी देखने को मिली है, लाठी चार्ज भी हुआ है, फिलहाल क्या स्थिति? और देखिए, सीधी सीधी बात है कि हाईकोर्ट ने आदेश दिया था जो कि इलीगल पेपर है और जो कि जुर्माने पूरी कर रही है उनको वहां पे करवाई जाता और उसपे तकरीबन 240 ऐसी दुकानें थी जो। अनुज, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही है, फिर से आपसे कनेक्ट होने का प्रयास करते। एक बार तस्वीरें जरा फुल फ्लेजेड दिखा देते दर्शकों को। स्क्रीन पर देख रहे हैं किस तरीके से ये पूरा संघर्ष जो है वो देखने को मिला है। 240 अवैध चैंबर ध्वस्त करने पड़े हाईकोर्ट के आदेश के बाद। आदेश आया है अदालत का, वक्त दिया गया है वकीलों को, और जब इस वक्त के तहत उन्होंने खुद अपने चैंबर नहीं हटाए तो उसके बाद अब एंगल आता है प्रशासन का। प्रशासनिक कार्रवाई हुई है, बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, जिस पर वकीलों की नाराजगी देखने को मिली है। यहाँ पर पहले ही इस पूरी स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। झड़प देखने को मिली, वकीलों ने नाराजगी जाहिर की सुरक्षा बलों के सामने, जिसके बाद
उन्हें नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा है। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, ये तस्वीरें किस तरीके से सुरक्षा बल भी मौजूद रहे हैं और खदेड़ा भी गया है उन वकीलों को जिन्होंने पुलिस के साथ, अगर हम कहें मिसबिहेव करने की कोशिश की है, इस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई में कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। ये बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई 240 अवैध चैम्बर ध्वस्त किए गए और इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का एक्शन हम लगातार अलग अलग राज्यों में भी देख रहे हैं और उत्तर प्रदेश में खास तौर से देख रहे हैं, जहां जहां भी अवैध अतिक्रमण है लगातार उसे ढहाया जा रहा है पीला पंजा द्वारा। अब चाहे वो कोई धार्मिक ढांचा हो, धार्मिक संरचना हो, या फिर इस तरह से अगर हम देखें सरकारी जमीन का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा हो, यहाँ पर ये बेजा इस्तेमाल, ये गलत इस्तेमाल जो है सरकारी जमीन का, ये किया गया कहीं ना कहीं वकीलों द्वारा, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आप सख्ती दिखाइए और प्रशासन का काम है सड़कों के चौड़ीकरण का, जिससे ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलती रहे और किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो आम लोगों को ना पेश आए। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो सौंदर्यीकरण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कोशिश की जा रही कि जहां जहां भी अवैध ढांचा है या फिर गलत तरीके का निर्माण है, जो कि तमाम नियमों को ताक पर रखकर किया गया है, उन तमाम जगहों को, उन निर्माणों को चिन्हित किया जाए और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा उसे ध्वस्त किया जाए, उसे ढहाया जाए। अब यहाँ पर इस दफा ये बवाल इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि बारी थी यहाँ पर वकीलों के अवैध तरीके से बने चैम्बर की, और ये जो चैम्बर थे ये कोई 10-20 चैम्बर नहीं, 240 चैम्बर बताए जा रहे हैं जो कि अवैध तरीके से बने थे और हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन्हें ढहा दिया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर ये प्रशासनिक कार्रवाई हुई है और जिसके बाद गुस्सा भी देखने को मिला है, वकीलों की नाराजगी भी सामने आई है। वो तर्क क्या दे रहे होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर ये समझने की ज़रूरत है कि जो ज़मीन आपकी नहीं है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर आप अपना मालिकाना हक कैसे पेश कर सकते हैं, कैसे आप दावा कर सकते हैं और कैसे आप इस बात को मजबूती से रख सकते हैं जबकि वो चीज़ आपकी है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। रैपिड एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर दिया निर्देश, बीते 5 सालों में हुई हिंसा की शिकायतें दर्ज होंगी, ज्यादती और हिंसा की शिकायतें दर्ज करे पुलिस। शुभेंदु अधिकारी ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया है पुलिस को। बंगाल के मुखिया बनने के बाद सीएम शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन मोड में हैं। वो लगातार संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। इसके साथ ही बंगाल में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बताते चले कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की डायमंड हार्बर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का लोकसभा क्षेत्र है। ये बैठक राजनीतिक रूप से भी बेहद सिंबॉलिक रही। गौर करने वाली बात यह है कि सीएम शुभेंदु ने पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई करने के दिशा निर्देश ऐसे क्षेत्र से दिए हैं जो चुनाव प्रचार के दौरान हॉटस्पॉट रहा है। अगर इस बयान को राजनीतिक नजरिए से देखें तो सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अभिषेक की घेराबंदी की है, वो भी कानून के जरिए। ऐसे में अभिषेक के साथ टीएमसी की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, इस तरह का अनुमान भी लगाया जा रहा है। तो नई सरकार आई है पश्चिम बंगाल में और निश्चित तौर पर अब ये कोशिश की जा रही है कि बंगाल में जो योगी मॉडल है, जो कि हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में काफ़ी कारगर रहा है, काफ़ी कामयाब रहा है, वो मॉडल अब पश्चिम बंगाल में लागू किया जाए और उसी के तहत तमाम बड़े डिसीजन जो हैं वो लिए जा रहे हैं। सबसे पहले ये तो जो उपद्रवी हैं, जो लगातार हिंसात्मक कार्रवाई करते रहे हैं, हिंसात्मक कदम उठाते रहे हैं, उन पर लगाम लगनी चाहिए। अब आपको मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के बड़े डिसीजन वो बताते हैं, फैसले बताते हैं। देखिए, आयुष्मान भारत योजना लागू की है, इसके साथ साथ भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने की शुरुआत की है, बैरिकेडिंग की कोशिश, यानी कि घुसपैठ को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम आप इसे कह सकते हैं। बाढ़ के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है। पुलिस वेलफेयर बोर्ड भी भंग कर दिया है। पिछले 5 सालों में हिंसा से जुड़ी शिकायतें दर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। महिला उत्पीड़न रोकने के लिए सीएम शुभेंदु ने एक्शन लिया है। गैर संवैधानिक बोर्ड्स और उपक्रमों को खत्म कर दिया गया है।
पुरानी फाइल्स को फिर से खोला जा रहा है। आरजी कर मेडिकल केस को फिर से खोला जा सकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में संबंधित पुलिस अधिकारी निलंबित, हिंसा में मारे गए बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के परिवारों की आर्थिक मदद का भी ऐलान कर दिया गया है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरियों में 5 साल की छूट दी गई है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम हो जाता है, ये डेवलपमेंट के लिहाज से या फिर कहें कि रोजगार के लिहाज से। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा पर सख्ती करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। गुंडागर्दी और बाइक गैंग के खिलाफ मंच से कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। यानी कि जितना हो सके लॉ एंड ऑर्डर को मजबूती से एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है शुभेंदु अधिकारी द्वारा, और इसे लेकर तमाम जो निर्देश हैं वो संबंधित अधिकारियों को जारी कर दिए हैं। अब ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं टीएमसी की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। इसी पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ग्राउंड जीरो से अमरदेव पासवान जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी। अमरदेव, शुभेंदु अधिकारी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अब ये भी कहा जा रहा है कि जहां से उन्होंने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं वो पूरा क्षेत्र जो है हॉटस्पॉट है, उसके भी अपने ही राजनीतिक मायने हैं। देखिए, जिस तरीके से शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी ने जो फैसले लिए हैं और जिस इलाके में लिए हैं वो है डायमंड हार्बर इलाका, दक्षिण 24 परगना इलाका है। डायमंड हार्बर इलाका वो इलाका है जहां पर जो है अभिषेक बनर्जी का वो जो है इलाका माना जाता है और उनका काफी वर्चस्व है उस इलाके में और काफी वहां पर उनकी पकड़ भी है। और कहीं ना कहीं ये जो उन्होंने जो आदेश जो लिए हैं वहां पर जो पुलिस और आईपीएस अधिकारियों के साथ जो बैठक की और बैठक करने के बाद में ये जो निर्देश जारी किए, चाहे वो 4 श्रेणी बताया जा रहा है कि इस बैठक में 4 श्रेणी रखा गया है जिन मामलों को लेकर जो है वो आगे की जो है वो जो कार्रवाई शुरू होगी। तो उसमें खास तौर पे है राजनीतिक हिंसा और इसके अलावा जो है महिला उत्पीड़न, साथ में जो है इसमें जो है पुलिस बर्बरता और रिश्वतखोरी। ये 4 चीजें ऐसी जो है इन चीजों को लेकर जो है जो पूर्व जो 2021 के विधानसभा चुनाव में इस तरीके से कई हिंसात्मक जो घटनाएं सामने आई, कई तरह के जो है आपराधिक मामले सामने आए, लेकिन जब वो थाने में जब मामले गए तो वहां पर दर्ज नहीं हो पाए, कहीं ना कहीं वो लंबित पड़ गए। तो कहीं ना कहीं ये जो दिशा और निर्देश और आदेश ये जो जारी किया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये शुभेंदु अधिकारी ने जो है अभिषेक बनर्जी के गढ़ से ये आदेश जो है पारित किया है, जिस आदेश के जरिए जो है 5 सालों से जो लंबित जो मामले हैं वो मामले जो है वो तत्काल जो है खोले जाएंगे और नए तरीके से जो है एफआईआर दर्ज होगा एक और उस पर जांच जो है वो खास नजर आती है जिसमें कहा गया है कि जो भारत बांग्लादेश की सीमा है वहां पर बाड़ लगाई जाए, उसकी शुरुआत भी जो है की गई है। इसके अलावा बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी गई है। यानी कि अब हम क्या ये माने कि लगातार जिस घुसपैठ का जिक्र होता रहा है कि घुसपैठ खत्म होनी चाहिए, उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब पूर्णतः घुसपैठ पर लगाम लग पाएगी? देखिए, जब बीजेपी बंगाल की सत्ता में नहीं थी तब से ही जो है लगातार जो है ये केंद्र के द्वारा ही जो है वहाँ पे बीएसएफ का जो इलाका है जो बांग्लादेश और भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो वो करीबन 300 से 400 जो है किलोमीटर की जो दूरी है जहां पर जो है बाढ़ नहीं लगाए गए हैं और जमीन को लेकर जो है जो काफी जो है मतभेद हो रहा था, विवाद हो रहा था और ये आरोप हमेशा लगाया जा रहा था केंद्र की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कि जो है यहाँ की जो ममता बनर्जी की जो सरकार थी वो जो है जमीन उपलब्ध नहीं करा रही थी। तो ऐसे में जो है अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई है, तो सरकार बनने के दौरान जो है पहला काम जो है शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री बनने के दौरान जो है पहला फैसला यह था कि उन्होंने जो है पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो है आयुष्मान भारत का जो है योजना जो है वो लागू कर किया। दूसरे में जो है जो बाढ़ जो नहीं बन पा रहे थे जमीन विवाद के कारण, तो वो जो है जमीन मुहैया करवाकर 45 दिनों का उन्होंने टाइम दिया, अल्टीमेटम दिया कि 45 दिनों के अंदर में जो है जो भी बाढ़ बनाने का जो है जो सीमावर्ती क्षेत्र है जो भारत बांग्लादेश का, वहां पर बाढ़ बनाने का काम शुरू हो जाएगा और पूरा सुरक्षा व्यवस्था जो है वहां पर दुरुस्त हो जाएगी और
फिलहाल जो जिस तरीके से हमेशा ये अमित, आरोप इससे लगते पहले भी रहे जब हैं कि देखा, जब टीएमसी की गवर्नमेंट थी तो ममता बनर्जी लगातार इस बात का जिक्र करती रही कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर तैनात रहती है। लेकिन अब चूंकि डबल इंजन की सरकार है तो ऐसे में ये माने कि ये जो मसला है ये आसानी से खत्म होगा और इसमें किसी भी तरह की कोऑर्डिनेशन लैक नहीं करेगा, क्योंकि पहले यही एक तर्क जो है वो सामने दिया जाता था कि भाई पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो उस तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रही है और वो खुद चाहती हैं कि लगातार घुसपैठ वहां से होती रहे। तो बिल्कुल, जिस तरीके से शुरुआती दौर में जब यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं थी तो इस तरह की समस्याएं काफी आ रही थी और कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके से केंद्र सरकार यहाँ पर बंगाल में अपनी योजनाओं के जरिए या फिर किसी और तरीके से यहाँ पर जो है कार्य करना चाह रही थी तो कहीं ना कहीं उनको बाधा आ रहा था। अब यहाँ पर जो है डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो अब कहीं ना कहीं ये आशंका जताई जा रही है, आशा जताया जा रहा है कि अब जो है डबल इंजन की सरकार में जो है बंगाल की जो है विकास कार्य जो है वो जो है काफी तेजी गति से जो है आगे बढ़ेगा और जो भी समस्याएं थी वो समस्याएं जो हल होंगी और यहाँ की जो आम जनता जो है आम जनता उन जो है वो लाभ पाएंगी। यहाँ पर जो भी आम जनता जो है तो है ग्राउंड तो ये जीरो जो पे है आपने लोगों से निश्चित तौर पर बात की होगी, लोग क्या देख रहे हैं जो अभी तक डिसीजन लिए गए हैं, चाहे युवाओं को नौकरियों में 5 साल की छूट की बात हो या फिर हमने आरजीकर मेडिकल केस से जुड़ा जो डिसीजन देखा है या फिर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जो बात हो, इस तरह के फैसले या फिर आयुष्मान का हम जिक्र कर ले, इस तरह के डिसीजन लोग किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जो उम्मीद उन्हें थी और जिसलिए उन्होंने वोट दिया है वो उन्हें साकार होती हुई नजर आ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने मतदान किया और बीजेपी की यहाँ पर जो है भारी बहुमत के साथ जो है सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं ये सोचकर बनाई कि उनकी जो वर्षों से जो समस्याएं थी जो उनकी जो पूरी नहीं हो पा रही थी वो कहीं ना कहीं जो है वो पूरी होंगी। तो ये चीजों को मन में लेकर जो है यहाँ की जो जनता ने जो है बीजेपी को मतदान किया और चढ़ बढ़ के मतदान किया, जिस मतदान के जरिए जो है यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी और अब जो है उनको ये आशा है और काफी विश्वास है कि जो है बीजेपी की जो यहाँ पर जो डबल इंजन की जो सरकार चल रही है यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार जो है तो यहाँ पर जो है उनको कहीं ना कहीं से जो है विकास का जो है तरीके से सरकार के कोर्ट में जनता के विश्वास को बनाए रखना है और तमाम काम करके दिखाने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमरदीप, तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ जाएंगे ईरान के खिलाफ ट्रंप की बड़ी रणनीति। यूएई के साथ मिलकर ट्रंप का बड़ा दांव, अमेरिका बना रहा है यूएई पर दबाव। यूएई ईरान पर हमला करे ये अमेरिका द्वारा जो है एक रणनीति तैयार की जा रही है। ईरान के लावन द्वीप को यूएई अपने कब्जे में ले। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने के लिए नए मोर्चे की तलाश शुरू कर दी है। एक मोर्चे पर अमेरिका खुद खड़ा है जबकि दूसरे मोर्चे पर इजराइल ने ईरान के लिए दिक्कत खड़ी कर रखी है। ऐसे में ट्रंप चाहते हैं कि यूएई भी ईरान पर अटैक कर दे। अगर ऐसा होता है तो ईरान की दक्षिण से भी घेराबंदी हो जाएगी, जबकि इजराइल पहले ही पश्चिम से ईरान की घेराबंदी करे हुए है। ट्रंप यूएई को रणनीतिक मोर्चे की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कुछ करीबी अधिकारी चाहते हैं कि यूएई ईरान के खिलाफ जंग के मैदान में उतरे और ईरान के रणनीतिक लावन आइलैंड पर कब्जा कर ले। दरअसल लावन द्वीप ईरान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अप्रैल की शुरुआत में यूएई ने गुप्त सैन्य कार्रवाई के दौरान लावन आइलैंड को निशाना बनाया था। ये मामला ऐसे समय में आया है जब बीते 11 हफ्तों से ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। संघर्ष ने पूरे मिडिल ईस्ट के राजनीतिक समीकरण तक बदल दिए हैं। अब लावन द्वीप पर क्या कब्जा कर पाएंगे, ये कितना महत्वपूर्ण है ईरान के लिए भी आपको बताते चले। देखिए, लावन द्वीप जो है वो ईरान के लिए रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। रणनीतिक और आर्थिक केंद्र है लावन द्वीप ईरान का, और ईरान की जो इकोनॉमी है, ऊर्जा सुरक्षा है, उसकी रीढ़ है, उसकी बैकबोन है, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण है वो। लावन द्वीप फारस की खाड़ी में स्थित है। लावन द्वीप प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल, खार द्वीप के बाद ईरान का सबसे बड़ा कच्चा तेल निर्यात टर्मिनल है। और देखिए, लावन द्वीप तेल और गैस क्षेत्रों के लिए मुख्य परिचालन केंद्र है। लावन द्वीप पर विशाल भंडारण टैंक और लोडिंग जेटी मौजूद है। समुद्र में निकाले गए कच्चे तेल को प्रोसेस कर बाजार में भेजा जाता है। लावन द्वीप के नीचे विशाल लावन गैस क्षेत्र मौजूद है। लावन द्वीप पर 9.5 ट्रिलियन
अगर हम देखें फीट गैस का भंडार है लावन द्वीप से होर्मुज में, ईरान की पकड़ मजबूत रहती है। तो ये रणनीतिक महत्व है, ये ईरान के लिए कितना जरूरी है। अमेरिका चाहता है कि अगर यूएई इस पर कब्जा कर लेगा तो कहीं ना कहीं हम ईरान को और ज्यादा, अगर देखिए रणनीतिक रूप से, आर्थिक तौर पर जो है वो तोड़ पाएंगे। और इसी पर ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से मेरी कुलीग मीनाक्षी जुड़ रही हैं। मीनाक्षी अब लगातार इंटरनेशनल अफेयर्स कवर करती रहती है, लावन द्वीप का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। अमेरिका का ये सपना कितना साकार होता हुआ नजर आ रहा है और क्या वाकई में ये पॉसिबल है यूएई इस तरीके से अगर देखें अमेरिका के इस सपने को साकार करे और ईरान को रणनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर तोड़े? बिल्कुल, देखिए दरअसल यूएई की तरफ से दावा हमेशा मोनिका ये किया जाता रहा है कि 1971 में 3 द्वीप जो कि यूएई के थे उसे ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया था और वहां पर अभी भी ईरान की सेनाएं ही तैनात रहती हैं, जिसमें से लावन द्वीप एक द्वीप है। अब इसे लेकर के पिछले दिनों ये भी खुलासा किया गया था ईरान की तरफ से कि यूएई ने सीधे वहां पर कार्रवाई की है। वहां पर कार्रवाई करने का मतलब सीधे अपने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सैनिकों को उतार देना। और अमेरिका भी ये बात जानता है कि यूएई उस जगह पर जाकर के पहले से ही तैयारियां तमाम कर चुका है, इसलिए वो बार प्रेशर बना रहा है यूएई पर कि किसी तरीके से उस द्वीप को हथिया लिया जाए जो कि हॉर्मुज से बेहद करीब है। तो हॉर्मुज पर भी नाकेबंदी को अमेरिका और ज्यादा मजबूत कर पाएगा, इसलिए अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है यूएई को कि वो जल्दी से जल्दी वहां पर अपने सैनिकों को उतारे, कार्रवाई शुरू करे और इससे अमेरिका को सबसे ज्यादा लाभ होगा। पहला लाभ ये होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर उसे जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि उसने ग्राउंड ऑपरेशन ईरान के भीतर शुरू किया है जो कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। दूसरा लाभ उसे ये होगा कि हॉर्मुज पर वो नाकेबंदी को और ज्यादा मजबूत कर पाएगा। तीसरा, आर्थिक तौर पर पूरे तरीके से ईरान को खत्म कर पाएगा लावन द्वीप, क्योंकि इस लिहाज से बेहद जरूरी हो जाता है तेल की सप्लाई को लेकर के, इसीलिए उसकी घेराबंदी को लेकर के लगातार अमेरिका की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है कि ये सब कुछ वो यूएई के माध्यम से कर ले और यूएई के पास एक वजह भी है। यूएई ये कहता है कि ईरान ने जब खाड़ी देशों पर हमले करने शुरू किए थे जो कि अमेरिका से संबंधित ठिकानों पर थे, उससे इतर कई जगहों पर हमले किए गए थे और उसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो यूएई को हुआ है। तो यूएई के पास सीधा सीधा वजह भी है, उनके पास सीधी सीधी वजह होने की वजह से वो ऐसा कर भी सकते हैं क्योंकि उन्हें इसका अच्छा खासा तजुर्बा है जो उन्होंने पिछले दिनों इसी जंग के दौरान किया था। ओमान हो, यूएई हो और साथ ही ईरान हो, वैसे भी इनकी पूरी जो सीमाएं हैं, मेडिटेरियन जो लाइन है वो हॉर्मुज में लगती है। तो यूएई और ईरान के बीच में हॉर्मुज को लेकर के भी लंबे वक्त से विवाद है। यूएई चाहता है कि सिर्फ ईरान इससे फायदा ना कमाए बल्कि उसकी कमाई का हिस्सा उसे भी मिले, जो ओमान को उसने सौंपने की बात जरूर कही थी जब उसने कहा था कि हम यहाँ पर टोल टैक्स लगा रहे हैं। ओमान ने कहा था हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन यूएई से इस बारे में पूछा नहीं गया और यूएई को हिस्सा भी ईरान नहीं मानता है। तो दोनों ही देशों के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं है, ईरान और यूएई के। इसलिए ऐसा हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में लावन द्वीप को फिर से 1971, क्योंकि वो कहता है कि ईरान ने हमसे इन द्वीप को ले लिया था, तो हो सकता है कि वो वापस से हमला वहां पर करें और अमेरिका के इस उकसावे वाली कार्रवाई में अमेरिका सफल हो जाए। मोनिका, अच्छा मीनाक्षी, अगर यूएई द्वारा ये अटैक किया जाता है या कब्जा किया जाता है तो ईरान निश्चित तौर पर रिटेलिएट करेगा, तो क्या ये समझे कि मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से तनाव की स्थिति बनी रहेगी और हो सकता है कि इजराइल भी इसमें प्रत्यक्ष तौर पर या फिर कहीं प्रत्यक्ष तौर पर कूद पड़े? यूएई के साथ ईरान के रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे वैसे भी नहीं है। वैसे अभी कुछ खुलासे और भी हुए हैं कि यूएई सीधे तौर पर जंग छेड़ना चाहता था ईरान के खिलाफ और उसने वो करके दिखाया जब उसने अपने सैनिकों को लावन द्वीप पर उतारा था। उसने सऊदी अरब का साथ भी मांगा था, लेकिन सऊदी अरब इससे पीछे हट गया था। अब ईरान और यूएई के रिश्तों में खटास की वजह से भी हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में वो कार्रवाई कर सकता है और पूरी दुनिया ये समझना चाह रही थी कि आखिरकार खाड़ी के देशों पर जब ईरान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं तो बाकी के देश रिटेलिएट करेंगे या नहीं करेंगे। यूएई ने ऐसा किया। यूएई ने 2020 में अपने जो संबंध इजराइल के साथ सुधारे थे, बहरीन ने जो संबंध इजराइल के साथ सुधारे थे, ईरान उसके भी खिलाफ रहा है कि एक मुस्लिम राष्ट्र होकर के यहूदी राष्ट्र के साथ संबंधों को सुधारने के लिए क्यों प्रयासरत हैं आखिरकार। तो यूएई से बहुत ज्यादा तनाव रहता है, खिन्नता रहती है। तो इस वजह से अगर हो सकता है आगे आने वाले वक्त में यूएई यहाँ पर कार्रवाई करता है, अमेरिका अपने सैनिक यहाँ पर नहीं भेजेगा। बिल्कुल, अमेरिका अपने दामन पर कोई दाग यहाँ पर नहीं चाहता। शुक्रिया मीनाक्षी आपका तमाम बातचीत जानकारी साझा करने के लिए। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।